हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बीएफएम के रिकॉर्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। 3 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ रिकॉर्ड क्वेश्चंस, तो इस सीरीज में हम पहले भी रिकॉर्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हुए हैं 3 दिसंबर 2022 वाले। इसमें भी हम कुछ और रिकॉर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, होप है कि ये आपको बेनिफिट करेंगे। और इसके अलावा शेयर विद अशोक आपका जो है प्ले स्टोर पर है ना, आईफोन में सब जगह पर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी खुली हुई है ना, गिफ्ट सिटी, वहाँ पर ही ये आपका है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट्स खोली गई हैं। आईबीयू कहा गया है इनको। अभी जो है रिसेंट में न्यूज आई थी कि वहाँ पर शायद जो है गुजरात में वैसे तो लिकर बैन है, दारू बंद है, लेकिन गिफ्ट सिटी में शायद अलाउ किया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं। फॉरेनर जो है बिना इसके रह नहीं पाते हैं। ठंडे इलाके के लोग होते हैं, उनको दारू चाहिए ही होती है। वाइन बोलते हैं, हम लोग दारू कह देते हैं, ख़राब लगता है। वाइन थोड़ा सा ठीक नाम लगता है। ठीक है, तो आईएफएससी की रेगुलेटरी, मतलब कहने का आईबीयू की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, इन्होंने पूछा हुआ है। उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, आईएफएससीए है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने ये पूछा हुआ था। तो आईबीयू जो आपकी गिफ्ट सिटी में ये आईएफएससी जो है बैंकिंग यूनिट आईबीयू खोले गए हैं, इनको रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी आईएफएससीए को दी गई है। एक अलग बॉडी ही बना दी गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के को हेल्प करने के लिए, विदेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज रॉन्ग, व्हिच इज रॉन्ग अबाउट आईबीयू। आईबीयू अभी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट की ही बात हो रही है। 2 क्वेश्चन आए हुए थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आईबीयू के बारे में गलत क्या है। पहला, आईबीयू को परमिट किया गया है मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑल ट्रांजेक्शन शैल बी इन करेंसी अदर देन आईएनआर। आईबीयू आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर। आईबीयू आर नॉट अलाउड टू ओपन एसबी अकाउंट। ये इन्होंने दिया हुआ है। आपको बताना है कि आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के बारे में गलत क्या है। तो देखो, पहली चीज, सेविंग अकाउंट नहीं खोला जा सकता, सही है इसका मतलब। एसएलआर और सीआरआर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। सभी ट्रांजैक्शन, देखो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए ही है, तो आईएनआर में हो ही नहीं सकता। रुपए में डील नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मनी मार्केट में क्या वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, आप मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन आपका अलाउ नहीं है। तो बस ये गलत हो गया, बाकी तीनों बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बल्कि इस क्वेश्चन ने कंफ्यूजन भी डाली थी, आपको होगी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेबल टू बी एसेट्स शुड कंप्राइज नो मोर देन %% ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ एचक्यूएलए। नो ऑप्शन या विदाउट ऑप्शन ये क्वेश्चन आया होता, आपको बिना ऑप्शन के क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, हमें लेबल टू बी नहीं था यहाँ पर, जो है लेबल 2 था शायद, या 2 भी, हाँ ठीक है, लेबल 2 भी था, राइट, सॉरी, इट वाज लेबल 2B। ठीक है, तो लेबल 2B जो एसेट है वो जो है टोटल एचक्यूएलए का जो स्टॉक है उससे कितने परसेंटेज से अधिक नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, एचक्यूएलए को मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने दिया था और उससे फायदा भी होता, 2 क्वेश्चन लगातार मिले थे। एचक्यूएलए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द एसेट व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ एचक्यूएलए। एचक्यूएलए में 2 तरीके के जो है स्टॉक आप इंक्लूड कर सकते हैं, 2 तरीके के एसेट इंक्लूड कर सकते हैं। पहला लेबल 1 होता है जिस पर 0% का हेयर कट लगता है, जैसे कैश हो गया, कैश में कोई हेयर कट की जरूरत नहीं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो 100 ही हैं, वो घटे वटेगा नहीं। लेबल 2 में 2 कैटेगरी होती हैं, 2 सब कैटेगरी होती हैं, लेबल 2A की और लेबल 2B की। 2A में 15% का हेयर कट लगता है और 2B में 50% का हेयर कट लगता है, ये गाइडलाइन है। लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेयर कट की बात नहीं कर रहा है। लेबल 2B एसेट पर कितना हेयर कट लगेगा ये बात नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास जितना टोटल एचक्यूएलए है, मान लो तुम्हारे पास में 100 करोड़ का एचक्यूएलए है, तो इस 100 करोड़ में 2B का योगदान मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेबल 2B का योगदान कितना हो सकता है, सवाल ये पूछा गया है। कंफ्यूज किया था उन्होंने, ये नहीं पूछा था कि जो है 2B एसेट पर हेयर कट कितना लगाना, अगर वो लगाना होता 50% वाज योर आंसर। लेकिन इन्होंने पूछा कि टोटल एचक्यूएलए का जितना कोटा है तुम्हारे पास, उसमें से 2B कितना हो सकता है। तो नियम जो है ये कहता है, देखो लेबल 2 के जो एसेट हैं, लेबल 2 एसेट 2A और प्लस 2B दोनों जोड़ लीजिए, कैन बी इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट्स
लेकिन उसमें मैक्सिमम 40% ऑफ ओवरऑल स्टॉक ऑफ HQLA आफ्टर हेयर कट कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, बोल रहे हैं कि आप लेवल 2 के जो एसेट हैं उनको जो है इसमें किसमें लिक्विड एसेट में जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी गाइडलाइन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40%, जितना भी HQLA तुम्हारे पास है उसका 40% हो सकता है ये लेवल 2 40%। कितना हो सकता है? 40%, वो भी 40% आफ्टर हेयर कट के बाद में। हेयर कट कर लीजिए, हेयर कट सॉरी ये बार बार गलत बटन दब जा रही है। हेयर कट कर लीजिए अगर आप, ठीक है, हेयर कट लगाएंगे और उसके बाद जितना भी HQLA तुम्हारा है उसका मैक्सिमम 40% जो है आपका लेवल 2B एसेट हो सकता है, लेवल 2 एसेट हो सकता है, 2B नहीं, 2A प्लस 2B मिला के लेवल 2 की बात हो रही है। और इसमें भी गाइडलाइन है कि जो लेवल 2B एसेट होगा शुड कंप्राइज नो मोर देन 15% ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ HQLA। इसमें भी 2B जो होगा वो जो है मैक्सिमम 15% हो सकता है, जितना भी टोटल HQLA है उसका 15%। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ थोड़ा सा इस लाइन से, 2B अधिकतम कितना हो सकता है? 15%। 2A प्लस 2B यानी जैसे लेवल 2 कह रहे हैं, ये कितना हो सकता है अधिकतम? 40%। राइट, सही कहा ना मैंने इन बातों से? 2B 15% हो सकता है, 2A प्लस 2B आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40% हो सकता है। इसका मतलब अगर मैं समझना चाहूँ कि लेवल 2A जो एसेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25% हो सकता है। देखो, क्योंकि भाई 2A प्लस 2B ज़्यादा से ज़्यादा 40% हो सकता है, उसमें भी 2B ज़्यादा से ज़्यादा 15% हो सकता है, तो 2A भी ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही हो पाएगा। ओके, तो इन्होंने ये वाला पूछा था कि 2B जो है कितना हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 2B एसेट जो है टोटल HQLA जितना तुम्हारे पास है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये गाइडलाइन है। ओके, उसके बाद में ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ हेयर कट वेयर एक्सपोजर एंड कोलेट्रल आर इन डिफरेंट करेंसी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मतलब कोलेट्रल और एक्सपोजर, लोन जो है आपने रुपए में दिया है और जो मतलब गिरवी जो चीज़ रखी वो डॉलर में है, अगर ऐसी स्थिति है तो हेयर कट का परसेंटेज कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, जब आप हेयर कट मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये बात डिस्कस की जाती है कि अगर दोनों सेम करेंसी हैं तो 0% का हेयर कट लेते हैं, अगर दोनों डिफरेंट करेंसी हैं तो हम 8% का हेयर कट लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इन एग्जाम। ओके, तो ये 8% हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन में आंसर समझ में आ गया ना आपको कि 15% होगा। ठीक है, लेवल 2B का जो एसेट होगा वो मैक्सिमम 15% हो सकता है। किसका? मैक्सिमम 15% हो सकता है टोटल HQLA के स्टॉक का। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को अप्रूव कौन करता है, ये पूछा गया था। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अपने बैंक में बनाते हैं, उस पॉलिसी को अप्रूव करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? तो BOD की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होती है उस पॉलिसी को अप्रूव करने की, और किसी के पास ये जिम्मेदारी नहीं होती। लगता तो ऐसा ही है कि मतलब सब के सब जिम्मेदार हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी लगता है सही है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी सही लगेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी तो और ज़्यादा लगता है कि शायद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ही करती होगी। डाउट ऐसे ही बनते हैं, क्वेश्चन ऐसा नियर बाई रखो कि आदमी जो है उसे परेशान हो जाए। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो आपके बैंक की बनेगी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाएगा, वो अप्रूव करेंगे। यानी MD भी जो है यहाँ पर हेल्पलेस है एक हिसाब से। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन्होंने विदाउट ऑप्शन पूछा था कि सेपरेट आर्टिकल कवरिंग बैंक टू बैंक री इन्फोर्समेंट इज इंक्लूडेड अंडर URR विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने पूछा था कि जो है एक सेपरेट जो है डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें बैंक टू बैंक री इन्फोर्समेंट के बारे में बात की गई, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है। तो इसके लिए URR कौन सा जिम्मेदार है? URR 500, URR 400, मेरे ख्याल से 735 ऐसे करके हैं, 3-4 हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। तो ये पहली बार क्वेश्चन, इसके पहले ऐसा क्वेश्चन कभी उठा नहीं, URR से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, पहली बार इन्होंने आगे बढ़े और URR से क्वेश्चन भेजा है। तो URR 400 है फ्रेंड्स इसके लिए। ओके, तो वहाँ लिखा हुआ था कि URR, इसके बाद डैश दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखें वहाँ डैश, तो आपको यहाँ पर 400 फिल करना था। क्या फिल करना था फ्रेंड्स? 400। लेकिन चूंकि पहली बार क्वेश्चन है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही तुक्का भले बैठ गया हो, लेकिन नॉलेज में नहीं था। ओके, उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पहली बार है, हु कैन एक्ट एज ए मार्केट मेकर इन क्रेडिट डेरिवेटिव्स। क्रेडिट डेरिवेटिव्स में मार्केट मेकर के तौर पर कौन काम कर सकता है? नहीं आइडिया था तो नाबार्ड भी सही लग रहा था, RBI भी सही लग रहा था, सेबी भी सही लग रहा था। चलो कमर्शियल बैंक तो हो सकता है, लेकिन कमर्शियल बैंक पर भी डाउट जा रहा था, क्यों? क्योंकि मार्केट मेकर की भूमिका निभानी है, तो हो सकता है कमर्शियल बैंक खूब खरीदे बेचे मार्केट मेकर बन जाए क्रेडिट डेरिवेटिव्स में। लेकिन इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो नाबार्ड था। क्या है इसका आंसर? नाबार्ड है। नाबार्ड मार्केट मेकर के तौर पर काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज नॉट चीफ फंक्शन ऑफ एन इंटीग्रल
ट्रेजरी या इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का कौन सा मुख्य काम नहीं है? मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग करना, रिस्क मैनेज करना और हेज करना यानी कि रिस्क से बचाना, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और कैश फोरकास्टिंग करना, या फिर अरेंजिंग इंश्योरेंस फॉर कैश इन ट्रांजिट। अब लग रहा होगा ना कि ये वाला काम तो मतलब ट्रेजरी नहीं ही करेगा। ट्रेजरी क्यों करने लगा? जो है इंश्योरेंस का अरेंजमेंट क्यों करने लगेगा? कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? कैश आप लोग लाते हैं ना, ब्रांच में आता है कैश, आप बैठे होते हैं, धड़ 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 करके जो है 4-5 लोग एकदम गन वन लेके पहुंचते हैं, बक्सा लिए हुए धड़धड़ा के अंदर घुसते चले जाते हैं। कैश इन ट्रांजिट है वो। चेस्ट से निकला है, आरबीआई की चेस्ट से निकला है, आपके हेड ऑफ आपके यहाँ जो चेस्ट है, करेंसी चेस्ट, उससे निकला है, आपकी ब्रांच आ रहा है, रास्ते में जो यात्रा कर रहा है उसे ही कैश इन ट्रांजिट कहते हैं। तो कैश इन ट्रांजिट में है लुट गया, पिट गया, गाइडलाइन होती है। आप देखोगे पीएनबी में मेरे ख्याल से गाइडलाइन है 5 करोड़ से ऊपर का कैश है तो 2 गार्ड होने चाहिए, है ना। 5 करोड़ से कम है तो 1 गार्ड होने, ऐसे पॉलिसी होती है, बाकायदा गाइडलाइन होती है। खैर ज़्यादातर ब्रांच क्या करती है, बाइक लेकर गए, 2 लाख 3 लाख 10 लाख रखा इन केस ऑफ नीड, अदरवाइज जो है गाड़ी आती है। ओके, तो इंश्योरेंस अरेंज करने का काम फ्रेंड्स जो है ट्रेजरी का नहीं होता। इन सब छोटे मोटे कामों में ये लोग नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीएमबी। कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में कौन सा सही नहीं है? मैच्योरिटी पीरियड 91 दिन से कम का होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है टेम्पोररी कैश मिसमैच की प्रॉब्लम होती है कि खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसे नहीं है, उसको मीट करने के लिए, उसको अरेंज करने, उस कमी को पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल इशू किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये जो है इसे सीआरआर में काउंट किया जा सकता है, इन्हें जो है एसएलआर में काउंट किया जा सकता है। यानी जब बैंक को एसएलआर मेंटेन करना है और अगर बैंक के पास में सीएमबी है, कैश मैनेजमेंट बिल है, तो मान लो 1 करोड़ 10 करोड़ का या 100 करोड़ का सीएमबी है तो उसको 100 करोड़ को वो एसएलआर में दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, सवाल ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्या है कि 91 डेज से कम की मेच्योरिटी होती है कैश मैनेजमेंट बिल की, सही है। उसके बाद में गवर्नमेंट के जो टेम्पोररी मिसमैच होते हैं उसको मीट करने के लिए इशू किया था, ये भी सही है। ये जो है एलिजिबल होते हैं एसएलआर के लिए, ये भी सही है। सीआरआर में आप इसे काउंट नहीं कर सकते, सीएमबी को सीआरआर में काउंट नहीं कर सकता, ये गलत है। कितना बारीक और कितना इन डेप्थ सवाल है, आप ये देखिए। सवाल की गहराई को आप समझिए तो यही कन्फ्यूजन हो जाएगी, पता नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मिसमैच को मीट करने के लिए होता है कि नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से अंदाजा भी नहीं लगाया सकता भाई, है ना। खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा लैंग्वेज में चेंज है लेकिन लगभग यही बात कही गई थी। उन्होंने अल्फा फैक्टर पूछा था, सवाल पूछा गया था कि ऑपरेशनल रिस्क को कैलकुलेट करते समय एक अल्फा फैक्टर यूज होता है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेज किया गया क्वेश्चन। फॉर कैपिटल चार्ज कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क वी नीड टू टेक सर्टेन % ऑफ एवरेज ऑफ ग्रॉस इनकम फॉर द लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 साल का जो ग्रॉस इनकम है उसका एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज का सर्टेन % जो है आप यूज करते हैं। वो जो सर्टेन % है उसे अल्फा फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, अल्फा फैक्टर की वैल्यू क्या है ये पूछा गया था। तो ये फ्रेंड्स होता है 15%। कितनी वैल्यू लेते हैं हम? 15% लेते हैं। पिछले 3 साल का एवरेज निकालिए, लास्ट 3 ईयर का जो ग्रॉस इनकम उसका एवरेज निकालिए, उस इनकम का 15% ले लीजिए, एवरेज का 15% ले लीजिए, उसे ही अल्फा फैक्टर बोलते हैं। सो योर आंसर इज 15%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पहली बार क्वेश्चन है। सीएमबी वाला तो आया था लेकिन ये पहली बार का क्वेश्चन है। ओके, एक और स्टेप आगे बढ़े, ये क्वेश्चन भी देखिए। व्हिच वेसल अकॉर्ड हैज रिकमेंडेड एंड डिमांडेड इवन ग्रेटर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन होम एंड होस्ट सुपरवाइजर। यानी कौन से वेसल ने ये कहा कि जो होम यानी इंडिया और जो होस्ट सुपरवाइजर हैं यूनाइटेड नेशन या वेसल जो स्विट्जरलैंड वगैरह है, उनके बीच में ग्रेटर कोऑपरेशन और जो है ग्रेटर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन की आवश्यकता है, इस बारे में किसने डिमांड की थी? किस वेसल ने? वेसल 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 की तो बात ही खत्म है। ठीक है, तो वेसल 1, 2, 3 कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो भाई वेसल 3 का आइडिया था। किसका आइडिया था? वेसल 3 का आइडिया था कि जो होस्ट सुपरवाइजर है, जो होम सुपरवाइजर, इनके बीच में और ज़्यादा अच्छी जो है बॉन्डिंग होनी चाहिए और अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए। दिस आइडिया वाज फ्रॉम वेसल 3। ठीक है, बस यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ये सारे आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वैसे बता दिया है आपको, बट सारे के सारे आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस 11 क्वेश्चन मैंने आपको और करवा दिए। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा वीडियो अगर होगा तो लगभग हम 40-40 क्वेश्चन करवा चुके हैं मेरे ख्याल से, नहीं तो 30 क्वेश्चन तो 100% करवा चुका हूँ मैं। ये ऐसे वाले
और केस स्टडी भी मेरे ख्याल से 1 या 2 केस स्टडी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि मुझे अभी केस स्टडी और भेज दीजिए, ठीक है। एक इस बार जो है एनपीए पर बहुत भयंकर केस स्टडी आई थी, अगर आप लोगों के पास हो तो भेजिए, उसको ट्राई किया जाता है। उसके बाद में एक केस स्टडी जो है फॉरेक्स की आई हुई थी जो है ना, जिसमें स्पॉट और कैश का डिस्काउंट वाली बात की गई थी, वो अगर हो तो वो भेज दीजिए। उसके बाद में एक और केस स्टडी थी जिसमें जो है कॉमन इक्विटी टायर 1 है ना, इसका डेटा दिया हुआ था, कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क दिया हुआ था, वो वाला डेटा। अगर ये वाली केस स्टडी हो तो प्लीज़ जो है हमें टेलीग्राम या कहीं पर भी शेयर करिए, तो मैं उसको भी कवर करवा देता हूँ आपके एग्जाम के पहले पहले। कोशिश करेंगे जनवरी आने से पहले पहले अगले 5 दिन में 2-3 केस स्टडी आपकी मैं करवा देता हूँ। अगर आप लोग हेल्प करें तो प्लीज़ जो है, अगर आपका डेटा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट भेज दीजिए, लेकिन कम से कम फ्रेमवर्क वही रहे। फ्रेमवर्क वही रहता है तो थोड़ा चीज़ें आसान रहती हैं कि हाँ ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, काम हो रहा है, ठीक है। तो होप है फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।